सबसे पहले मैं ख़ुद ही टॉक्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके नाज़रीन के साथ मुखातिब हो सकूँ। मेरा नाम उसामा बिन अशरफ़ है और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िमाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में तैनात हूँ और मेरा ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान से है। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम रहीम यार ख़ान से हासिल की। बैचलर्स रहीम यार ख़ान से करने के बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स किया डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में। और डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के मास्टर्स के दौरान मैंने फ्यूचर अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो सिविल सर्विस पाकिस्तान की एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे पास ऑप्शन होता है। वो सिविल सर्विस की तैयारी अपनी डिग्री के साथ साथ स्टार्ट कर दी, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग स्टार्ट कर दी। 2019 में मैंने पहली दफ़ा CSS का एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफ़ाई किया, लेकिन उस वक्त मैं एलोकेट नहीं हो सका। तो मैंने अपनी स्टडीज़ को फिर दोबारा कंटिन्यू किया। 2022 की अटैम्प्ट मैंने पास की, पाकिस्तान में 22वीं पोजीशन हासिल की। कुछ एक सब्जेक्ट्स के अंदर बड़ी नुमायाँ पोजीशन हासिल की, जैसे एसए के अंदर मैंने बड़ा अच्छा स्कोर लिया। अल्लाह के करम से मेरा उसमें सेकंड हाईएस्ट स्कोर था पूरे पाकिस्तान में। इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने हाईएस्ट स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। पंजाबी में सेकंड हाईएस्ट स्कोर लिया। इंटरनेशनल लॉ में सेकंड हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान में लिया और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरी पोस्टिंग हुई। उसके बाद 2 साला तरबियत जो हमारी होती है लाहौर में, पहले कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो कंप्लीट करने के बाद इस माह 1 अगस्त 2025 को मैंने यहाँ नाज़िमाबाद में अपना चार्ज संभाला। दरअसल बहुत सारे लोग इस इम्तिहान की बेसिक्स को नहीं समझ पाते। वो इसको बिल्कुल जैसे पाकिस्तान के अंदर दीगर होने वाले इम्तिहानात होते हैं जिनमें BA है, मास्टर्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हैं, लॉ के एग्ज़ाम्स हैं, तो वो उनकी तरह ही इसको ट्रीट कर रहे होते हैं। इस एग्ज़ाम की एक अपनी नेचर है और ये बेसिकली एक चूँकि एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है तो इसमें आपको कम्पीट भी करना होता है बहुत सारे लोगों के साथ। जो इस एग्ज़ाम में बेसिकली आपसे स्किल चाहिए होता है वो एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चंद क्वालिटीज़ हैं जो वो देखना चाहते हैं। जो सिलेक्ट करने वाला बंदा है जिसने आपको इस सिविल सर्विस के लिए सिलेक्ट करना है, उसने चंद स्किल्स आपके अंदर देखने हैं, जिनमें सबसे पहला तो राइटिंग स्किल है। राइटिंग में इंग्लिश राइटिंग स्किल इज़ अ बेसिक नीड, क्योंकि हमारा पाकिस्तान की जो दफ्तरी ज़ुबान है वो इंग्लिश है। तो जितनी भी हमारी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है वो इंग्लिश में होती है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो इंग्लिश राइटिंग स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। समटाइम्स हम लोग इंग्लिश राइटिंग को इतना प्रेफर नहीं करते, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे होते। और इंग्लिश राइटिंग में भी बिलखसूस इंग्लिश एसे का पेपर है जो 99% फ़ेल होता है। अब एसे का पेपर 99% फ़ेल होने की एक बड़ी वजह यह है कि हमें बचपन से एसे को ओरिजिनली लिखना नहीं सिखाया जाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बिलखसूस गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से है कि हमें वो रोट लर्निंग की तरफ, रटा लगाने की तरफ कहा जाता है कि जी आप इसको रटा लगा लें और रटा लगा के आप दोबारा रिप्रोड्यूस कर दें। लेकिन सीनियर लेवल के ऊपर जाकर फिर आपको रट्टा नहीं लगाना, बल्कि आपने उसको ओरिजिनल थॉट अपनी प्रोड्यूस करनी है। जो आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपकी पर्सनल लर्निंग्स हैं, उनको सामने रखते हुए किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने 1500 to 1700 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पर ये आता है कि चूँकि पिछला पूरा बैकग्राउंड 14 और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इस तरीके से होती है कि आप रटा लगा कर एक पर्टिकुलर चीज़ रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अब आपको ख़ुद से लिखना है तो वो लिखने की हैबिट नहीं होती। और हम तैयारी के दौरान पढ़ते ज़्यादा हैं और वो रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। तो अब वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं वो बड़ी आसानी से इस इंग्लिश ऐसे वाले पेपर को अटैम्प्ट कर लेते हैं। फिर ओवरऑल फेलियर में बहुत सारी रीज़न्स जो दूसरी हैं उनमें लैक ऑफ कमिटमेंट होती है। समटाइम्स हम जितना हमें ज़रूरत है एफ़र्ट करने की उतनी एफ़र्ट नहीं लगा रहे होते, और फिर समटाइम्स आपको एक मिस गाइड किया जाता है बहुत सारी जगहों के ऊपर कि जी आपको 20 घंटे पढ़ना है, 22 घंटे पढ़ना है और ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। तो बहुत सारे लोगों को तो गाइडेंस ही नहीं होती कि हमने एक्चुअली करना क्या है। तो वो अपनी मदद आपके तहत बहुत सारे जो लोग कर रहे होते हैं तो वो फिर समटाइम्स नहीं इसको क्लियर कर पा रहे होते हैं। इसमें एक बेसिक सा प्रिंसिपल है जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जितना इनपुट होता है उस तरह का ये एक आउटपुट होता है। एक पर्टिकुलर आउटपुट लेने के लिए एक पर्टिकुलर इनपुट आपको देना पड़ता है। तो जो रिटन प्रैक्टिस को बेहतर करना है, इसमें पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ, ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि स्किल बेसिकली एक हुनर को कहते हैं। एक नॉलेज होता है और एक हुनर होता है।
नॉलेज में और हुनर में फ़र्क ये है कि नॉलेज तो एक चीज़ का इल्म है। मिसाल के तौर पर मैं एक किताब पढ़ता हूँ जिसमें लिखा है कि ड्राइविंग कैसे करते हैं, तो ड्राइविंग के सारे असूल, उसका तरीक़ेकार मेंशन्ड है। तो क्या उस किताब को पढ़ लेने के बाद मैं ड्राइविंग सीख जाऊँगा? बिल्कुल नहीं सीख सकते। आप जब तक उस ड्राइविंग को प्रैक्टिस नहीं करते, गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठ के स्टीयरिंग को आप जब तक खुद उसको प्रैक्टिकली ड्राइव नहीं करते गाड़ी को, आप नहीं सीख सकते। सेम इज़ द केस विद स्किल कि आप एक पर्टिकुलर राइटिंग के बारे में पढ़ के वो सीख नहीं सकते, आपको उसको खुद से लिखना पड़ेगा। जैसे इंग्लिश राइटिंग के बारे में मैंने बताया कि वो आपका एक स्किल है, वो आपका हुनर है लिखना, तो लिखने से ही बेहतर होगा। और राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए रीडिंग स्किल का होना ज़रूरी है। जितना अच्छा आप मटेरियल पढ़ेंगे, जितनी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, उतना अच्छा आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आप लिख सकते हैं। जैसे अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग जो है वो आपको सुननी पड़ेगी, इंग्लिश लिसनिंग अच्छी करनी पड़ेगी ताकि इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो। इसी तरीके से इंग्लिश रीडिंग अच्छी करनी पड़ेगी ताकि इंग्लिश राइटिंग आपकी अच्छी हो। और राइटिंग रेगुलर बेसिस के ऊपर करके किसी जानने वाले से इवैल्यूएशन करवा के उसको बेहतर किया जा सकता है। फेलियर तो ज़ाहिर है 99% लोग ऐसे में ही फेल होते हैं। और जो बड़ी रीज़न है जो मुझे लगता है वो इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक सबसे पहला, कि ग्रामर की बहुत गलतियाँ होती हैं। तो अगर ग्रामर की गलतियाँ ज़्यादा हैं तो अगले आस्पेक्ट्स के ऊपर तो जाना ज़ाहिर है, वो आप चेकिंग तो बाद में आएगी ना। अगर ग्रामर ठीक होगी तो फिर कंटेंट देखा जाएगा, फिर एक्सप्रेशन देखा जाएगा, फिर उसमें फ़्लो देखा जाएगा, यूनिटी ऑफ थॉट, कितना वो स्ट्रक्चर्ड ऐसे है वो देखा जाएगा। तो पहली मिस्टेक जो हमारे कैंडिडेट से होती है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक की होती है। दूसरे नंबर के ऊपर रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, तो वो ऐसे को रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं रट्टा लगा कर, तो वो एक मेजर इशू है। उसके बाद कंटेंट का मसला आ जाता है कि कंटेंट समटाइम्स इर्रेलेवेंट होता है, और वो इर्रेलेवेंट इसलिए होता है कि हम ऐसे का जो टॉपिक है उसके ट्विस्ट को अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर हम कंटेंट के ऐसे के जो टॉपिक है उसके ट्विस्ट को अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो फिर हम उस हिसाब से अपने ऐसे को अपने राइटअप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंड करेंगे ऐसे के टॉपिक को तो कंटेंट भी इर्रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये ग्रामेटिकल एरर्स भी आपके बेहतर हो गए, आपने वो एरर कम कर लिए, कंटेंट भी रेलिवेंट कर लिया, फिर ऐसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर एक है जो कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक इंट्रोडक्शन होगा, एक बॉडी होगी, एक कंक्लूजन होगा, फिर हर पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर होता है कि उस पैराग्राफ का एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, फिर उसके 4-5 सपोर्टिंग सेंटेंस होंगे, फिर उसके अंदर एक एविडेंस के तौर पर एक सेंटेंस देंगे, फिर कंक्लूडिंग सेंटेंस 2-3 होंगे, एंड के ऊपर एक फाइनल कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। तो एक ऐसे के एक बॉडी के पैराग्राफ का एक ख़ास स्ट्रक्चर है। फिर इसी तरीके से ऐसे की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, जैसे कोई आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, कोई डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, तो दोनों के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। फेलियर इस वजह से होती है कि हम इस स्ट्रक्चर के डिफरेंस को अंडरस्टैंड नहीं करते, या जो टॉपिक है वो हो सकता है डिस्क्रिप्टिव हो और अटैम्प्ट करने वाला उसको आर्ग्यूमेंटेटिव अटैम्प्ट कर ले, हो सकता है वो टॉपिक आर्ग्यूमेंटेटिव हो और अटैम्प्ट करने वाला उसको डिस्क्रिप्टिव अटैम्प्ट करे। तो इन गलतियों की वजह से जो है वो ऐसे यूजुअली फेल हो रहा होता है।